अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपा खबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त मैं इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको बेस्ट वीज़ा बताऊँगा इंडोनेशिया के हवाले से। ठीक है, आप मेरे साथ रहें और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें क्योंकि वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में जो है ना वो आप कंजूसी ना किया करें। ठीक है, आपको वीडियो फ्री में मिल रही है, फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस तरह अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, मालूमात मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो वीज़ा है इंडोनेशिया में आसानी से जो वीज़ा मिल जाता है वो है विज़िट वीज़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं। ठीक है, जो कि 2 माह का होता है, 60 दिन का। ठीक है, आप 60 दिन यहाँ रह सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वीज़ा है, ये जो वीज़ा है ये 60 दिन का तो होता है, लेकिन ये है कि 30 दिन जैसे ही गुजरेंगे आपने एक्सटेंशन की तरफ, यानी कि अगर आप रहना चाहते हैं तो एक्सटेंड आप करवा लीजिएगा। 1 महीना पड़ा हो, ठीक है ना, 1 महीना रहता हो एक्सपायर होने में तब एक्सटेंशन होगी इसकी ना। अगर ये तकरीबन समझ लें आपने 2 महीने का वीज़ा 60 दिन यानी कि 50 दिन आप गुजार चुके हैं और आप कहते हैं कि अब एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपने पॉइंट नोट करना है। जब भी आपने एक्सटेंड करवाना है 1 महीने का टाइम एक्सपायरी में पड़ा हो, ठीक है ना, फिर जाके एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, विजिट वीज़ा पे पहले बताता हूँ कि कौन कौन लोग आते हैं, फिर इसकी कॉस्ट भी बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। विजिट वीज़ा पे लोग आते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग जकार्ता में आते हैं या बाली चले जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोग जो हैं बिज़नेस देखने के लिए भी आते हैं कि यहाँ पे बिज़नेस की सिचुएशन कैसी है। वैसे ये वीज़ा जो होता है वो बिज़नेस के हवाले से नहीं होता। ठीक है, आप घूमने फिरने के लिए आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इंडोनेशिया के खाने खाते हैं, इंडोनेशिया की अट्रैक्शन प्लेस जो है विज़िट करते हैं। अच्छा, इस वीज़े की हासिल करने के लिए आपके पास, अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की, और इसके अलावा आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए $2000 की। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके पास जो है स्पॉन्सर होना चाहिए। तो ये फिर आप घर बैठे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार है। ठीक है, मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ क्योंकि फ़ीस ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, तो अब आपको फ़ीस भी बता दी और ये 2 महीने का वीज़ा होता है, और ये भी बता दिया कब एक्सटेंड करवाना है, महीने बाद आपने एक्सटेंड करवाना है। ठीक है, ये आपने सब, मैंने सारा कुछ बता दिया। ख़ुद भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम मेरे थ्रू भी कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, मैं भी ये सर्विस देता हूँ। ठीक है, मेरी कोलैबोरेशन है, जितने भी एजेंट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है। ठीक है, मैं आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड करवा दूँगा, एक्सटेंड भी करवा सकता हूँ। अगर आपने न्यूली वीज़ा लगवाना है, जैसे अगर आपका नहीं लगा हुआ वीज़ा, तब भी आपको विजिट वीज़ा आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन सा वीज़ा बेस्ट है इंडोनेशिया आने के लिए। वो लास्ट तक मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं वीज़े के बारे में मालूमात दे रहा हूँ, उनकी कॉस्ट भी। अच्छा, जो सेकंड वीज़ा है वो है, लोग जिस वीज़े पे आते हैं वो है नोमैड, डिजिटल नोमैड वीज़ा। ठीक है, डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो इस तरह से है, 1 साल का वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, और ये एक्सटेंड भी हो जाता है बाद में। इसमें लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं। तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो रिमोटली वर्क करना चाहते हैं, यानी कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे किसी और कंट्री को, इंडोनेशिया को नहीं। यानी कि जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन पाकिस्तान को, यूके को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, जिससे भी यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो है ऑनलाइन जो है यहाँ बैठ के सुकून से इंडोनेशिया में बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो ये नोमैड वीज़ा की जो फ़ी है वो नॉर्मली मैं आपको बताया तो एस्टिमेटेड जो फ़ी है वो तकरीबन जो है वो 1,30,000 से 1,80,000 फ़ीस है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है आप किसके थ्रू लगवाते हैं। एजेंट, डिफरेंट एजेंट हैं, डिफरेंट फ़ी है। ठीक है ना, तो इस वीज़े में आपको, आप आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको इंटरनेट अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ कम्युनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, फॉरेनर के साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, उनके साथ आप बैठ के बात भी कर सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं, और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो वीज़ा है वो है इन्वेस्टर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा। ठीक है, इन्वेस्टर वीज़ा साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, लेकिन लोग जो है मोस्टली जो है वो 2 साल का लेते हैं। लेकिन ये वीज़ा जो है ये हर बंदा इस वीज़े पे नहीं आ सकता। वो इस वजह से इस वीज़े पे आने के लिए बहुत शराइत है। इस वीज़े पे आने के लिए आपको खुला डुला पैसा चाहिए।
ठीक है, जिसमें ये है कि 2.5 बिलियन इंडोनेशियन आपके पास पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, वो 10 बिलियन इंडोनेशियन होने चाहिए। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 18 करोड़ पे बनते हैं। ठीक है, 2.5 बिलियन जो है पेड अप कैपिटल जो है वो 4 करोड़ पे बनता है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कारोबार करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा इस वीज़े पे बहुत कम लोग आते हैं, और जो आता है वो सीरियस इन्वेस्टर होता है और सीरियस यानी कि बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, और इसकी जो फ़ीस होती है 2 साल की वीज़े की, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख होती है। इसके लिए पहले कंपनी बनती है, कंपनी की फ़ीस भी 3 लाख रुपए होती है। उसके बाद उसी कंपनी की बेस पे जो है आपका वीज़ा निकलता है। ठीक है, कंपनी कौन सी बनती है? PTPMA, जो फॉरेनर जो है कंपनी ओपन करवाता है। ठीक है, उसकी बेस पे वीज़ा निकलता है, और वीज़े के बाद आपका जो है बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक है, बिजनेस भी और पर्सनल भी। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट आपको बता दी है वीज़े की, 3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है। ठीक है, और इसके लिए शराइत बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें शराइत ये होती है कि आपने बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं भी किया तब भी आपको टैक्स देना होता है साल बाद, और अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं भी किया, कंपनी बन चुकी है, LKPM रिपोर्ट जमा करानी होती है, जिसमें आपने बताना होता है कि आपका बिज़नेस किस लेवल पे है। अभी रेनोवेशन चल रही है, अभी जो है इस पर प्रोसेसिंग चल रही है, ये अभी शुरू होने वाला है, अगर हो गया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होनी है, और इसके अलावा इसमें यानी कि कितनी मशीनरी आ चुकी है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें बतानी होती हैं, ये रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। LKPM 3 महीने बाद, और इसके अलावा और टैक्स जो है वो साल बाद। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो आपने सबमिट करवानी होती हैं। ठीक है ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा जो है आप यानी कि इन्वेस्टर वीज़ा पे तो वही लोग आते हैं जो यहाँ बिज़नेस करते हैं। अगर जो लोग जिनके पास सरमाया इतना ज़्यादा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लोग यहाँ वो लोग आके फंस जाते हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टर वीज़ा पे आएँ, नहीं है तो ना आए। ठीक है, चौथा वीज़ा जो है आपको जो लकीली मिलता है, लकीली, ठीक है ना, लकीली कैसे मिलता है? वो है वर्क वीज़ा। वो ये होता है कि आपके पास कोई ऐसे यूनिक स्किल हैं जो इंडोनेशियन में नहीं है, तब जाके आपको वर्क वीज़ा मिलता है। ये बहुत मुश्किल वीज़ा होता है जो मिलता है। ठीक है, बाकी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ एक यानी कि मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ मेरे पास ना मेरे साथ एक लड़का रहता था। ठीक है, तो वो लड़का था फ़लस्तीन से आया हुआ था, तो वो मुझे मस्जिद में मिला था। ठीक है ना, तो उसने मुझसे हेलो हाय की, मैंने उससे हेलो हाय की। तो वो जॉब ढूंढ रहा था उन दिनों में ना, तो मैं सोचता था कि यार हर बंदा यहाँ कहता था कि जॉब नहीं है। तो वो इंग्लिश पढ़ाता रहा था साउथ अफ्रीका में भी और फ़लस्तीन में भी। ठीक है ना, तो वो जॉब ढूंढ रहा था। मैं हैरान होता था कि यार हर बंदा कहता जॉब नहीं है, लेकिन बहरहाल उसे जॉब मिल गई थी। ठीक है, यहाँ पे सैलरीज बहुत कम है। ठीक है ना, जॉब अगर मिल भी जाए, इंग्लिश टीचर जो लग गया था वो, लेकिन सैलरी बहुत कम है। यानी कि इतनी सैलरी है कि आने जाने में, ट्रैवलिंग में और खाने पीने में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक वैसे आपको एवरेज बता देता हूँ, एवरेज सैलरी जो है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये है। ठीक है, जो वो देते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्किल पे कि आपका कितना ग्रिप है, कितना आप अच्छा पढ़ाते हैं, कितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उसको तो जॉब लग गई थी। ठीक है, ये मैं आपको वाकया उसने मुझसे शेयर किया था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पाकिस्तानी को जॉब मिल जाए कोई पता नहीं है, बांग्लादेशी को जॉब मिल जाए, इंडियन को जॉब मिल जाए कोई पता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास यूनिक स्किल है जो इंडोनेशियन के पास नहीं है, तब आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, और वीज़ा वो बहुत मुश्किल से मिलता है, वर्क वीज़ा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहला वीज़ा बताया था, ठीक है, वो विज़िट वीज़ा जो आपको बताया था, विज़िट वीज़ा जो है वो, उसमें एक और चीज़ आपको ऐड करता चलूँ, उसमें ये है कि आप जो है विज़िट वीज़ा पे आके शादी भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है लड़की आपने पहले से ढूंढ रखी हो। अगर लड़की ढूंढी नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वीज़ा 2 दफ़ा एक्सटेंड हो सकता है। अगर 2 दफ़ा एक्सटेंड होने के बावजूद आपको लड़की ना मिली तो आपको फिर ये है कि वापस जाना होगा। ठीक है ना, या फिर एक्सटेंड करवा के इन्वेस्टर वीज़ा कन्वर्ट करवाना होगा, ताकि फिर ये है कि यहाँ पे आप बिज़नेस कर सके, अगर तो आपका बिज़नेस का माइंड है बाद में। अच्छा, अब मैं एंड में बताता हूँ विच इज़ द बेस्ट वीज़ा फॉर इंडोनेशिया नाउ डेज़। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर तो आप जो है विज़िट भी आना चाहते हैं तो C1 वीज़ा इज़ द बेस्ट वीज़ा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा पे आना चाहते हैं तो पहले इन्वेस्टर वीज़ा पे आने से पहले आप प्री इन्वेस्टर वीज़ा ले लें, जो C12 वीज़ा है और D12 वीज़ा है। ठीक है ना, तो अगर मुझे दोबारा चांस मिले इंडोनेशिया आने के लिए तो मैं जो है ना विज़िट वीज़ा पे ही आऊँगा, C1 वीज़ा पे ही आऊँगा अगर मुझे दोबारा चांस मिला, क्योंकि इन्वेस्टर वीज़ा के लिए तो आपके पास खुला डुला पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए।
ठीक है ना, जितना पैसा हो उतना कम है। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस बारे में वीडियो बनाएं, तो मैंने वीडियो बना ली है ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, वो ये है कि एक लड़का मुझसे सवाल पूछ रहा था कि टिकट बुक कराने की तरीक़ाकार। अच्छा, टिकट आपने उस वक्त बुक करानी है जब आपका जो है वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका वीज़ा आएगा, टिकट आपने किस तरह बुक करानी है। अगर मिसाल है विज़िट वीज़ा पे आप आ रहे हैं, 2 महीने का वीज़ा है, अगर आप 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो होटल बुकिंग भी 15 दिन के लिए पेड बुकिंग होगी, फिर जाके आपने यहाँ आना है। वरना आपको, अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कराची एयरपोर्ट से आ रहे हैं या किसी भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आपको आने नहीं देंगे। आपकी पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। और टिकट अगर आप कहते हैं कि हमने 1 वे टिकट लेनी है, 1 वे टिकट अलाउ नहीं है, रिटर्न टिकट पे ही आना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं आपने टिकट कैंसिल करवानी है, टिकट कैंसिल उस सूरत में होती है कि जब आपका यानी कि 2 महीने का, यानी कि 2 महीने की टिकट हो, फिर 1 महीना रहता हो, फिर जाके टिकट कैंसिल हो सकती है। या 20 दिन का टाइम हो रहता हो, फिर जाके टिकट कैंसिल हो सकती है। अदरवाइज टिकट कैंसिल नहीं होगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।